राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में एक और गठबंधन, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसजेडी और एनपीपी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कल लोक जनशक्ति पार्टी करेगी 29 उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में डेंगू से हाहाकार, अब तक 15 की मौत, 2000 से ज्यादा पीड़ित। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। लंबित टैक्स विवादों का जल्द होगा निपटारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया भरोसा, कारोबार को सरल बनाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। नेपाल में नया संविधान मंजूर, 7 संघीय प्रांतों में बटेगा देश, रविवार से लागू होगा नया संविधान। और 8 दिसंबर 3 तीव्रता के भूकंप से हिला चिले, अब तक 8 की मौत, भारी जान माल का नुकसान, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 10 लाख लोग। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जी फिलहाल जिस तरह से हाहाकार दिल्ली में मच गया है, डेंगू को लेकर खासकर एक तरह से संकट की स्थिति आ गई है। फिलहाल 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो पीड़ित बताए जा रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख जताया है। राजधानी दिल्ली में इस साल 2000 लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। इलाज में लापरवाही और निजी अस्पतालों की मनमानी शिकायतें मिल रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें कि वो डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार डेंगू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और डेंगू की जांच के लिए 600 रुपए से ज्यादा लेने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्राइवेट सेक्टर को आज ऑर्डर दिए गए हैं कि अपनी कैपेसिटी को 10% से 20% तक बढ़ाएं, जो भी उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और जो ये बेड बढ़ाए जाएंगे इनको सिर्फ फीवर और डेंगू के लिए यूज किया जाए। डेंगू के मामले में राजनीति भी उफान पर है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली सरकार की नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। जब डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जो पैसा है, वो पैसा अगर खर्च नहीं करा जाएगा, वो पैसा अगर नहीं दिया जाएगा इस वक्त जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, तो फिर उस पैसे को कब यूज किया जाएगा? तो ये सरकार की तरफ से असंवेदनशीलता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें डेंगू के मच्छर पनपते ही पनपते हैं, जिसमें ये चीजें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। आपने प्लानिंग क्यों नहीं करी फरवरी मार्च के बाद? सारे बेंचमार्क को झुठलाते हुए दिल्ली की सरकार ने बहुत मुस्तैदी से इस मोर्चे को संभाला है और सबके परिणाम हमारे और आपके सामने दृश्य हैं। राजधानी में डेंगू के टाइप 4 वायरस की पुष्टि एम्स की लैब रिपोर्ट में हुई थी। ये वायरस आमतौर पर भारत में नहीं देखा जाता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो हमारे साथ खास मेहमान राजीव दास गुप्ता मौजूद हैं, जो कि सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ से आते हैं, जेएनयू से। स्वागत है आपका डॉक्टर दास गुप्ता। सबसे पहले ये बताइए कि वाकई इस संकट को इतना बड़ा माना जाए। हम देख रहे हैं कि फॉरेन प्रेस जिस तरह से छाप रहा है कि ये इस समस्या से यानी इस मच्छर से फैला हुआ अब तक का सबसे बड़ा संकट है। सबसे बड़ा संकट है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इसका जो प्रकोप है वो कई महीने चल सकते हैं। अगर हम 96-97 जो पहला एपिडेमिक है इस स्केल के, वहाँ की केसेस देखें तो वो जनवरी तक चला था, जिसे हम टेल ऑफ द एपिडेमिक कहते हैं। तो हो सकता है कि ये टेल काफ़ी लंबा हो, वो वक्त बताएगा। जहाँ तक इस समय का सवाल है, ये डेफिनेटली एक बड़े संख्या में केसेस आ रहे हैं, तो दिस इज़ ए वेरी क्रिटिकल एपिसोड। और फिलहाल जिस तरह की तैयारी आपको नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियां आरोप ये लगा रही हैं कि सरकार को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि दरअसल ये वो वक्त है जबकि डेंगू का मच्छर आता है, ये वो वक्त है जबकि एक तरह से कदम उठाने की ज़रूरत थी। ऐसा लगता है कि सरकार सोई है। आपको लगता है कि वाकई सरकारी स्तर पर कोई कदम नज़र नहीं आ रहे? देखिए, जो प्रिकॉशन की बात कर रही हूँ, पहले उस पर बाद में आएंगे कि हुआ क्या। जो जहाँ तक प्रिकॉशंस का सवाल है, ये प्रिकॉशन, ये प्रिपरेशन मई जून के महीने में शुरू होता है। उसमें सीजनल वर्कर्स की रिक्रूटमेंट होता है, जो दवाइयाँ हैं, जो प्रिवेंटिव
जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होता है उसका स्टॉकिंग अप होता है, परचेज होता है। ये एक वेल लेड आउट ड्रिल है, ये हर साल होता है, हर एजेंसीज इन्वॉल्व है इस काम में। तो ये कहना इस समय मुश्किल है कि वो शुरू हुआ था नहीं हुआ था। आज एक अखबार में रिपोर्ट है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जितना बजट में जो मांगे थी उनके उससे काफ़ी कम पैसा मिले। अब इसका क्या सीधा असर दिख रहा है इस समय, डिफिकल्ट टू कमेंट। नहीं, आप ही कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की भी अपनी समस्याएं हैं कि वो उसको कितना। हाँ, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये फिगर्स दर्शा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या क्लेम किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या सैंक्शन किया है। ये फैक्ट है कि जिन संख्या में ट्रेंड वर्कर्स चाहिए होता है उससे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल्स है। हम लेते हैं सीजनल वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग्स बहुत वीक होता है, ये फैक्ट है। तो कई मूलभूत जो वीकनेसेस हैं वो हर साल होता है, उसके अंदर हम किसी तरह से मैनेज करते हैं जो इंडियन सिस्टम है। ये वीकनेसेस है। अब इसके बावजूद केसेस का वेरिएशन रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी कम। निश्चित तौर पे इस साल ज़्यादा केसेस हैं। तो फिलहाल जिस तरह से बेड के एडिशन की बात हो रही है कि अस्पतालों में और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेड एडिशन होगा, डॉक्टर्स की, नर्सों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई है, क्या ये सब काफ़ी है? या इसको लेकर जिस तरह का एक पैनिक है कि अगर किसी को ये डायग्नोस हुआ है कि उसको डेंगू हो गया है तो उसको भर्ती कराना ही ज़रूरी है, क्या आपको लगता है इसको लेकर जो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? नहीं, भर्ती कराना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि किसी चिकित्सक के देखरेख में रहे। ज़रूरी यह है कि डेंजर साइंस मालूम हो, और डेंजर साइंस अगर वो दिखता है तो बेड का इंतज़ाम होना चाहिए। ये ज़रूर है कि काफ़ी संख्या में इस समय बुखार चल रहे हैं। ये ज़रूर है कि कुछ जो मरीज़ हैं उनके एक्स्ट्रा वल्नरेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो बच्चे हों या प्रेग्नेंट महिलाएं हों या बुज़ुर्ग हों जिनके डायबिटीज़ हैं या हाइपरटेंशन की बीमारी है, उनमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है, ये रिस्क ज़्यादा रहता है। जहाँ तक सवाल है कि बेड्स का संख्या काफ़ी है या नहीं, इस समय जिस स्केल में ये बीमारी है ये हम समझ सकते हैं कि बेड्स की संख्या में कमी है। और जब ये एपिडेमिक का स्टेज आता है उस समय ये स्टैंडर्ड मेजर्स हैं ताकि हम कैपेसिटीज़ को ऑगमेंट कर सके। जो अवॉइडेबल सर्जरीज हैं उसको पोस्टपोन कर दें या छुट्टी कैंसिल की बात है। अभी तो बातें इस तरह की कही जा रही हैं कि एक तरह से पूरी कम्युनिटी वॉर डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि तमाम उन जगहों पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ दवाइयाँ छिड़की जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए, और एक तरह से एक पूरी वॉर, या कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आर्मी तक बुलाइए, इस हद तक जो है समस्या बड़ी है। क्या आप इसे इतनी गंभीरता से लेना चाहेंगे? इस स्केल में हम 96-97 से हम गुजर चुके हैं। डेफिनेटली 20 साल हो गए उसके बाद, तो सिस्टम और मजबूत होना चाहिए था, जितना मजबूत नहीं है इस समय, एटलीस्ट ये नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल क्या किया जाना चाहिए सरकारी स्तर पर, और कम्युनिटी स्तर पर भी क्या किया जाना चाहिए? कम्युनिटी स्तर पर यह है कि लोग थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा भरोसा रखें, और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि हर बुखार डेंगू नहीं है और हर बुखार को एडमिशन नहीं चाहिए होता। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि टेस्ट को लेकर हो रही है कि एक आदमी जिसको कि नहीं भी है, प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं खासकर लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों या अस्पताल हों, जिस तरह से पैसा बनाने की मशीन जो है उनके लिए डेंगू बन गया है। सरकार का 600 रुपये का कैप रखना टेस्ट पर, क्या ये काफ़ी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। सरकार चाहे तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, मुफ्त कर सकते हैं। देयर आर ओकेजन्स वेयर गवर्नमेंट बाइज द प्राइवेट सर्विस। अगर ये एपिडेमिक है, अगर सरकार को लगता है कि क्या है एपिडेमिक है, डेफिनेटली है, तो ये महामारी मानी जा सकती है। ये परिभाषा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग बात है, उसका पॉलिटिक्स है। लेकिन फिलहाल जिस स्तर पर हो रहा है उसको आपको लगता है कि महामारी जैसा लगता है आपको फिलहाल? डेफिनेटली इट्स हायर देन नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दासगुप्ता। तो साफ तौर पर फिक्र की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। हर बुखार डेंगू नहीं होता, और हर डेंगू के बुखार के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना ज़रूरी है। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में इतना ही, ब्रेक लेते हैं। आपका मुद्दा, आपका हाल, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल।
राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में समाजवादी पार्टी, एनसीपी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और संगमा की एनपीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में साझा कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इस गठबंधन की जानकारी दी। उन्होंने इस गठबंधन को राज्य की जनता के लिए लालू नीतीश कांग्रेस के महागठबंधन और एनडीए का विकल्प करार दिया। बिहार के सियासी दंगल में कूदने के लिए एक और गठबंधन तैयार है, जिसमें समाजवादी पार्टी, एनसीपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीके संगमा की एनपीपी शामिल है। हमारी कोशिश है कि हमारा ये गठबंधन मोर्चा एक प्रभावी ढंग से वहाँ चुनाव लड़े और एक ऑल्टरनेट के रूप में वहाँ सामने आए। जीतन राम मांझी की पार्टी से अलग हुए देवेंद्र यादव ने इस मोर्चे को बिहार के लिए तीसरा विकल्प बताया। शुक्रवार को पटना में इन दलों की बैठक होगी, जिसमें पहले दौर के उम्मीदवारों पर फैसला किया जाएगा। बिहार को एक नया विकल्प मिलेगा पहली बार, और वो भी समाजवादी विचारधारा को मजबूत करते हुए समाजवादी एक धारा बदल गया है, बहुत मजबूत शक्ल में ये धारा है। रामगोपाल यादव ने इस मोर्चा के जरिए एनडीए को फायदा पहुंचाने के आरोपों को निराधार बताया। हाल ही में आरजेडी से अलग हुए रघुनाथ झा भी औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए दिल्ली से लेकर पटना में पार्टियों की बैठकों का दौर जारी रहा। आज दिल्ली में एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें एलजेपी के कोटे की 40 में से 29 सीटों पर सहमति बन गई। कल एलजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इसमें पार्टी को पहले दौर में मिलने वाले सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। बीजेपी पहले ही 43 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। तमाम बोर्ड के सदस्यों को इन 29 सीटों की जानकारी दी गई और साथ में ही संभावित प्रत्याशियों के नाम पर भी आज इस पर चर्चा हुई। ये सूची हम लोग की आज लगभग तैयार है। कल सुबह 10 बजे एक प्रेस वार्ता में खासतौर पर जो पहले चरण में जो सीटें पड़ती हैं उसमें संभावित उसमें जो हम लोगों के लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनकी कल एक पहली सूची कल सुबह जारी कर दी जाएगी। बिहार में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानों का दौर भी तेज हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली में कहा कि लोहिया की विचारधारा पर चलने का दावा करने वाले उनकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। जेटली का इशारा लालू नीतीश के कांग्रेस से हाथ मिलाने की तरफ था। आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार में आ सकती है, ये संभावना पहली बार बनी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में सरकार बनाने में कामयाब होगी। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा के पंच क्रांति अभियान की शुरुआत करते हुए जेटली ने आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के मेल पर निशाना साधा। लोहिया जी के नाम पर राजनीति करने वाले रोज शाम को 4 बजे एआईसीसी दफ्तर चले जाते हैं उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जो विरासत लोहिया जी ने छोड़ी थी इनके लिए, उस विरासत को इन्होंने अपमानित कर दिया। अरुण जेटली ने नीतीश के लालू से हाथ मिलाने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नीतीश ने विकास का मुद्दा छोड़ दिया है। जंगल राज को हराना है। आज उन्होंने उस जंगल राज को अपना लिया और अपने कंधों के ऊपर उठा दिया। जेडीयू ने जेटली का जवाब देने में देर नहीं की। बिहार को तो लोग लाइलाज मानते थे, बिहार के विषय में विकास की परिकल्पना नहीं की जाती थी, और वह विकास जब उठ रहा है उनको। दूसरा है कि उनकी दृष्टि में बड़ा फर्क है। गुजरात की आबादी के अनुसार ही बिहार की आबादी को देखना वो चाहते हैं। बिहार में पहले दौर का मतदान 12 अक्टूबर को होना है। ऐसे में सियासी दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के सियासी समर में पार्टियों के साथ ही अपरिवार वाले भी एक दूसरे को शहमात देने में जुट गए हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर पति विधायक पत्नी पर चुनाव नहीं लड़ने का दबाव डाल रहा है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल खुद इस सीट से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। बिहार
के सियासी दंगल में लोग रिश्ते नाते तक भूलने लगे हैं। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा की कहानी कुछ ऐसी ही है। यहाँ से फिलहाल बीमा भारती जेडीयू से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस बार उनके पति अवधेश मंडल ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो बीमा भारती पर चुनाव नहीं लड़ने का दबाव डाल रहे हैं। जनसभा के जरिए पति पत्नी के विवाद को खत्म करने की कोशिश भी की गई। बेटे ने मां का पक्ष लेते हुए अवधेश से चुनाव लड़ने की जिद छोड़ने की अपील की। पत्नी से भी आग्रह करते हैं कि आप 15 साल रह चुकी हैं, इसलिए जो है कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए। उस स्थिति में देखा जाएगा जहां मेरी जनता कहेंगे निर्दलीय लड़ने के लिए तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं अपने पापा से आग्रह करूंगा कि मेरा और मेरे भाई बहन साथ ही इस क्षेत्र की जनता की विश्वास को खत्म मत होने दीजिए। बीमा भारती का कहना है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। जनता सर्वोपरि होती है और जनता क्षेत्र का जनता निर्णय करेगी कि किसको कौन मेरे लिए अच्छा रहेगा। बीमा भारती रुपौली सीट से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अवधेश मंडल इससे पहले भी अपनी पत्नी पर चुनाव नहीं लड़ने का दबाव बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में कारोबार को सरल बनाने के लिए जल्द ही कई कदम उठाने का भरोसा दिया। इंडिया इकोनॉमी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार जल्द ही लंबित टैक्स विवाद से जुड़े मुद्दों का समाधान कर देगी। केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में कर विवाद के कई मामले न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर निपटाने की कोशिश करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में इंडिया इकोनॉमिक सम्मेलन में ये जानकारी दी। हालांकि जेटली ने कर से जुड़े विवादों का ब्यौरा नहीं दिया। Our taxation systems are pending disputes. Now, a number of them have been put to rest, and we are trying over the next few days itself so that many others can be put to sleep, either by a judicial resolution or by an executive resolution. वित्त मंत्री ने माना कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कई सुधारों के पाइपलाइन में होने का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक वजहों से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी अटका पड़ा है। We want to build India's productive capacity so that we can sustain 8 to 10% non-inflationary GDP growth rate, not just for a few years, which is what has been India's destiny in the last few decades, but to be able to achieve that 8 to 10% growth steadily through boom and bust cycles. वित्त मंत्री जेटली ने माना कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतें भारत के हित में हैं। तेल की कीमतों में आई गिरावट से सरकार का खर्च घटेगा और इससे सरकारी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव के सवाल पर भारत और रूस के बीच मतभेदों को पाटने की शुरुआत हो गई है। रूस के उप विदेश मंत्री गेनाडी गातिलोव को भारत भेजकर भरोसा दिलाया है कि वो सुरक्षा परिषद के विस्तार की सूरत में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। विदेश मंत्रालय में सचिव सुजाता मेहता के साथ बातचीत के बाद रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत के समग्र प्रस्ताव के समर्थन के लिए भी राजी हो गया है। दोनों देश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आतंकवाद और हिंसा से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का समर्थन करेंगे। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को आज गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को एसीबी ने अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। छापेमारी में अब तक 4 करोड़ 28 लाख रुपए बरामद हुए हैं। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों में खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने बुधवार को उनके मकान और दूसरे ठिकानों पर छापामारी की थी। इससे पहले उदयपुर में खनन विभाग के अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत और वरिष्ठ खनन इंजीनियर पुष्कर राज अमेटा को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और रिश्वत की राशि जो है वो 3 करोड़ 80 लाख, कुछ 4 1 लाख और 385 के करीब ये रिश्वत की राशि हो जाती है।
आरोप है कि एक ठेकेदार ने 6 खदानों को दोबारा शुरू करने के एवज में अधिकारियों को भारी रकम रिश्वत दी। विपक्ष ने इस मामले में राज्य सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाया है। बहुत बड़ा इसमें घपला है, इसके दस्तावेज हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो सामने आया है, लेकिन इस बात को ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार खान विभाग में इतना व्यापक हो चुका है और सरकार इसमें मौन बैठी हुई है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो जघन्य अपराध टाइप जो चल रहा है उसको रोकने के लिए मुस्तैदी से कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी की वो वास्तव में एक तरह से धन्यवाद के पात्र भी हैं और सरकार को भी चाहिए कि उनको एप्रिशिएट करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई ने राजस्थान के खनन विभाग में जारी भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ जारी है। राज्य सरकार भी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मीडिया में खबर आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर में बलात्कार की शिकार लड़की और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस भी गोवर्धनपुर गांव पहुंचकर घर में कैद परिवार को दीवार तोड़कर उन्होंने बाहर निकाला। पुलिस ने पीड़ित परिवार ने मकान के दरवाजे को ईंटों से बंद कर खुद को दीवारों में कैद कर लिया था। उनका कहना था कि उन्हें आरोपियों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासियों के 368 पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 23 लाख लोगों ने आवेदन दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदन करने वालों में पीएचडी से लेकर बीटेक, एमएससी, एमकॉम और एमए कर चुके लोग भी शामिल हैं। राजधानी लखनऊ के आलोक चौरसिया बीटेक करने के बाद नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाईं। हर जगह हाथ पांव मारे, तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। तब चपरासी की नौकरी के लिए भी किस्मत आजमाने चले आए। दर दर भटक रहे थे। जब सर कहीं कुछ नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिली या सर बहुत ही कम जॉब मिली जिस पे सर हम लोग रह नहीं सकते सर, 4000 5000, और वो उसके लिए सर हमें राजस्थान या इधर उधर नोएडा भेज रहे थे। तो आप बताइए रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या सर। सरकार के लिए चपरासी की 368 पदों पर नियुक्ति अब जी का जंजाल बन गई है। सचिवालय प्रशासन ने जब आवेदनों को वर्गीकृत करना शुरू किया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। 255 आवेदक पीएचडी हैं, जबकि 2,22,000 बीटेक, 25,000 एमए एमएससी डिग्री धारक हैं। 23 लाख फार्म जो आए हैं, अब इसमें से 368 लोगों का सिलेक्शन होना है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है कि पीएचडी तक के लड़कों ने जो है इसमें फार्म भरा है। बेरोजगारी के इस आलम पर सरकार खामोश है, वहीं विपक्ष व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। कौन सा विकास है उत्तर प्रदेश का जहां पीएचडी के लोग मजबूर होकर चपरासी के लिए आवेदन करते हैं? पहले चयन साक्षात्कार के माध्यम से होना था। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए चयन प्रक्रिया में बदलाव पर विचार हो रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया भले ही सरकार पूरी कर ले, पर बड़ा सवाल बेरोजगारी का है। इस भर्ती ने देश और प्रदेश में बेरोजगारी के दंश को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 4 दिवसीय दौरे के दूसरे चरण में लाओस की राजधानी वियंतीन पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। अपने प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति लाओस के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के साथ साथ कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान आर्थिक और बुनियादी ढांचे के निर्माण और कृषि क्षेत्र के विकास में मदद से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मोहम्मद हामिद अंसारी लाओस जाने वाले देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं। नेपाल में रविवार से नया संविधान लागू हो जाएगा। संविधान सभा ने नए संविधान को मंजूरी दे दी है। नए संविधान के मुताबिक देश को 7 संघीय प्रांतों में बांटा जाएगा। वोटिंग के ऐलान के बाद संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमांग ने सांसदों से शुक्रवार को दस्तावेज पर दस्तखत करने को कहा है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद नेपाल की संविधान सभा ने भारी बहुमत से नए संविधान को मंजूरी दे दी। 601 सीटों वाली संविधान सभा में 25 के मुकाबले 507 वोटों से संविधान को पारित किया गया। नए संविधान में संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इसके मुताबिक देश को 7 संघीय प्रांतों में बांटा जाएगा और इन सारे प्रांतों की सीमा भारत से लगी होगी। नेपाल की 3 प्रमुख पार्टियों ने, शुरू में मधेसी पार्टियों ने भी संविधान बनाने में सहयोग किया। सबकी इच्छा यही थी। अभी क्या हुआ है कि संघवाद के सवाल पर मतभेद है, बाकी किसी सवाल पर मतभेद नहीं। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और यूएसपीएन माओवादी के सांसदों ने मसौदा संविधान का समर्थन किया।
राजशाही के समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल से जुड़े 25 सांसदों ने विधेयक के विरोध में मतदान किया, जबकि छोटी पार्टियों के 60 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मतदान का बहिष्कार करने वालों में मधेशी मूल से जुड़ी पार्टियां भी हैं। उन्हें मलाल है कि भारत से सटे मधेशियों को ही 7 प्रांतों में बांट दिया गया है और इससे उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। जो मांगे मधेश की हैं उनको बिल्कुल अलग थलग नहीं रखना चाहिए, उनको भी साथ लेकर संविधान निर्माण करके आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि नेपाल इस प्रक्रिया से ज़रूर आगे बढ़ेगा। 20 सितंबर को होने वाली संविधान सभा की आखिरी बैठक के बाद राष्ट्रपति राम बरन यादव नए संविधान की सार्वजनिक घोषणा भी करेंगे। इससे पहले 2008 में पहली संविधान सभा चुनी गई थी, लेकिन कई मतभेदों के कारण इसे भंग करना पड़ा। इसके बाद 2013 में दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके बाद नए संविधान पर सहमति बनी। नव विक्रम सिंह के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चिली में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। जान माल के भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। भूकंप के असर को देखते हुए 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। बुधवार रात को चिली में 8.3 की तीव्रता का भूकंप आया। राजधानी सैंटियागो से करीब 228 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम तटीय इलाकों में आए भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर अंदर था। इसके बाद देश के पूरे प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। हालांकि आज सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया है। इराक की राजधानी बगदाद में आज आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 18 लोगों के घायल होने की खबर है। ये धमाके मध्य बगदाद में समुदाय विशेष को निशाना बनाकर किए गए। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।